Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? आज हमने कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते, छोटा सा इंट्रो है इसका, ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है, मेरे ख्याल से कोई 3-4 एग्जांपल हैं इसके अंदर। और स्टार्ट करते मैं एनसीईआरटी ले लेता हूँ। देखिए एग्जांपल नंबर 18 है पहला ना, पेज नंबर 44 एनसीईआरटी में। तो इसमें लिखा है बेटा कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। भाई एक आर जो सेट है वो रियल नंबर्स का सेट है, और कहता है डिफाइन द रिलेशन डिफाइन द रियल फंक्शन एफ कॉलन आर टेंस टू आर बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ओके, अब आगे कहता है कि एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। देखो इस फंक्शन का हमने ग्राफ भी ड्रॉ करना है ना, ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर है, यानी कि डोमेन भी रियल और कोडोमेन भी रियल नंबर है, और जो फंक्शन है वो ये है बेटा, है ना। तो आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप 9th क्लास से करते हुए आ रहे हैं, 9th में भी सीखा था, 10th में भी सीखा था, फिर अब 11th में। तो कोई बड़ी बात नहीं है ग्राफ ना। तो चलिए देखते हैं, जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि बेटा एक तो ये लीनियर फंक्शन है। पहली बात तो ये लीनियर फंक्शन है, जिसकी जो फॉर्म होती है वो होती है बेटा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर फंक्शन की, जहाँ पे m और c कांस्टेंट वैल्यू होती है, और यहाँ पे जो m होता है ना, इसको स्लोप कहते हैं बेटा, है ना, स्लोप। और c जो होता है ये y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो x और y क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। ओके, बस ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, और अब मैं आगे कराता हूँ। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए ना, और 2 से ज़्यादा निकाल लो तो अच्छी बात है ना। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट निकालते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पुट करता हूँ 1 बाय 1 एक्स को, लेट सपोज 0 पुट कर दिया। जब मैंने एक्स को 0 पुट किया तो आप खुद देखिए कि आपको एफ ऑफ ये कितना मिल रहा है, मतलब एफ ऑफ 0 पे ये मिल रहा है आपको 10। और आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो मैं इसको एक तरीके से वाई भी कह दूँ बेटा, है ना, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 पे वाई मेरे को 10 मिल गया। ओके, चलिए अब आगे देखेंगे। अब एक काम करते हैं, अब मैं पुट कर देता हूँ एक्स को -10 पुट कर दो बेटा। तो मैंने -10 पुट किया, तो बेटा -10 इज इक्वल टू, देखो एक्स की जगह -10 आएगा और +10 एज इट इज है। अब ये कितना आ गया 0, यानी कि -10 पुट करने पर आपको क्या मिला, रिजल्ट 0, ठीक है। तो जब x की वैल्यू आपने -10 रखी तो y की वैल्यू आपको 0 मिली। तो बेटा पहला पॉइंट तो आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर की तरफ। देयरफॉर जो पॉइंट आया है आपका वो कितना आया बेटा, x की वैल्यू 0 पे y 10 आया है ना। और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो सेकंड पॉइंट है वो आया है आपका x की वैल्यू -10 पे y 0, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है। अब इन दोनों को हम प्लॉट कर देते हैं बेटे। तो ध्यान देंगे एक बार अच्छे से और देखते हैं बेटे, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, है। तो मैं बात कर रहा था ना, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बना दिया और मेरा पॉइंट नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होगा इसको ना। तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट बनाता हूँ, ठीक है बच्चों। इतना तो अंडरस्टूड है आपको कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड होती है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड होती है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव साइड होती है, और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, जिसको हम एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब चलिए एक काम करते हैं, 2-2 का गैप लीजिए, जैसे 2, 4, 6, 8, लेट्स से 10, और ये सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू आपको पता ही है, और ये तो 0 है, ये है ना। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और ये 10, ये y पॉजिटिव है ना। ओके, अब दोनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं। देखो x की वैल्यू 0 पे y 10, तो x की वैल्यू 0 तो x एक्सिस पे यही है, और y 10 प्लस का यानी कि ये है, तो पॉइंट ये आ गया, आप देख सकते हैं, है ना। अब दूसरा
x की वैल्यू -10 पे y0। अब y0 तो देखो y0 तो यही है और x की वैल्यू -10 यानी ये रहा, तो पॉइंट ये आ गया। और आई एम श्योर यार देखो ये सब चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत आसान है क्योंकि आपने ऑलरेडी 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो बच्चों। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हो बेटा इस फंक्शन के बारे में कि जो फंक्शन है आपका f of x इज इक्वल टू x प्लस 10, ये बच्चे एक तो पहली बात ये कि ये एवरी आर पे डिफाइंड है, हर एक x की हर एक रियल वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी जो डोमेन होगी वो सारी की सारी रियल वैल्यू होंगी और जो इसकी रेंज होगी वो सारी की सारी रियल वैल्यू, इसमें कोई शक नहीं है। तो यही था बेटा इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना था, बस इतना एक स्केच बनाना था, ग्राफ बनाना था, और आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो पॉज करें। देखते बच्चों एग्जाम्पल नंबर 19 पेज नंबर 45 पे ये, और NCERT में देखो बच्चों मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। कहता है कि लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम Q टू Q, यानी कि जो रिलेशन है वो किसका है, Q का Q के साथ है। यहाँ पे फंक्शन की बात नहीं हो रही है, रिलेशन की बात हो रही है पहली बात, ठीक है। जो रिलेशन है वो Q का Q के साथ है, ओके। कहता है कि डिफाइंड बाय R इक्वल टू, और जो आपको रिलेशन है वो गिवन है कि जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके का है, R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A कॉमा B बोथ आर बिलोंग्स टू Q, यानी कि दोनों के दोनों Q को बिलोंग करेंगे, एंड A माइनस B, अब इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो Z को बिलोंग करेगा, इट मींस इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, ठीक है, ओके। ये आपको रिलेशन गिवन है। अब आपसे आगे बोला गया है कि शो कीजिए आप कि A कॉमा A जो है वो बिलोंग कर रहा है R को यानी कि रिलेशन को, फॉर ऑल जब A Q को बिलोंग कर रहा हो, ठीक है। जब ये जो A है, मतलब यहाँ पे मैं बताता हूँ अभी, इसने नंबर 1 में क्या बोला है कि A कॉमा A बिलोंग करेगा R को, कब, फॉर ऑल जब A जो है वो बिलोंग करेगा Q को। इस वाले केस में देखो आगे मैं बढ़ूँ, पहले चलो आगे बढ़ ही जाता हूँ मैं। सेकेंड वाले में बोला कि A कॉमा B बिलोंग करेगा R को, इम्प्लाइज दैट B कॉमा A बिलोंग्स टू R, ठीक है, ओके। अब तीसरे में कहता है कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R, यानी कि दोनों बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लाइज दैट तो तब A कॉमा C भी बिलोंग करेगा R को, ठीक है। ये 3 पार्ट है और जो हमने प्रूफ करे हैं। देखो मैं पहले तो आपको ये बात बता दूं कि बच्चे ये जो पहला पार्ट है, ठीक है, ये जो पहला पार्ट है इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव, जो दूसरा पार्ट है वो है सिमेट्रिक रिलेशन, और जो तीसरा पार्ट है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। खैर ये आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप 12th क्लास में देखेंगे। और अगर किसी रिलेशन में ये तीनों के तीनों पार्ट अप्लाई हो जाते हैं, यानी कि ये कह लो कि तीनों के तीनों रिलेशन किसी भी रिलेशन में वैलिड हो जाते हैं, तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में उसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। ये तो थे खैर बात आपकी नॉलेज के लिए, बट क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं। अब देखो सिंपल सी बात है कि हमें पता होना चाहिए Q क्या होता है बेटा। Q जो है वो सेट होता है किसका, रैशनल नंबर का, ठीक है, किसका बेटा, रैशनल नंबर का सेट होता है। और Z जो होता है वो क्या होता है बेटा, इंटीजर्स का सेट होता है, ठीक है बच्चे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे कि पहले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पहले पार्ट में बोला है कि भाई A की वैल्यू भी A लो और B की वैल्यू भी A लो, यानी कि दोनों A और B की वैल्यू दोनों ही आपने सेम लेनी है, और ये दोनों वैल्यू क्या होंगी बेटा, Q होंगी। Q क्या होता है, रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर क्या होता है बेटा, जिसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। और इंटीजर तो आप जानते ही हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और माइनस में -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और 0 भी इंक्लूड होता है ना। अब आप कोई भी मतलब कोई भी वैल्यू लो जो कि आपने कौन सी लेनी है बेटा, रैशनल होनी चाहिए। अब आप कोई भी रैशनल वैल्यू लेते हो, लेट सपोज कुछ भी ले लो ना यार। देखो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहते हैं, रैशनल तो होते हैं, क्योंकि सभी को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर इंटीजर ही कुछ भी ले लो यार, 1/2 ले लो, चलो भाई ये हमने ली वैल्यू। अब इस रिलेशन में पुट करके देखा, रिलेशन था भाई दोनों को माइनस करके Z आना चाहिए, तो मैंने दोनों को माइनस करके देखा तो 0 आ रहा है। और 0 क्या होता है बेटा, इंटीजर तो होता ही है 0। भाई 0 इंटीजर होता है या नहीं होता, तो इसका मतलब ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे। और अगर ये वेरीफाई हो रहा है तो पहला पार्ट प्रूफ हो जाता है हमारा। बात समझ रहे हो। तो इसका आंसर हमने क्या लिखा है वो देखेंगे, ठीक
ठीक है, इसका आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो, दैट्स वाई। तो इसके आंसर में हमने लिखा है कि सिंस a माइनस ए अगर मैं करता हूँ तो 0 आता है, जो कि z यानी कि इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो कॉमा इफ फॉलोज दैट a कॉमा a बिलोंग्स टू r, यानी कि इसका मतलब ये निकल के आता है कि a कॉमा a जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और बस ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ये तो हमने पहले पार्ट में प्रूफ करा था कि भाई a कॉमा a जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है सभी a की वैल्यू q से जब बिलोंग करे तब, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आई होगी, और मैं इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा रफ करूँगा क्योंकि मेरे को आपको इसका सेकंड पार्ट भी समझाना है। अब देखिए सेकंड पार्ट की मैं बात करता हूँ, एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। सेकंड पार्ट में लिखा है कि बेटा a कॉमा b जो है वो बिलोंग कर रहा है r को, ठीक है, इम्प्लाइज दैट b कॉमा a भी बिलोंग करेगा r को। यानी कि इसने ये बोल दिया कि अगर मान लो कि a और b जो है ये अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा यानी कि b कॉमा a भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो चलो देख लेते हैं। भाई आपके पास रिलेशन ये रहा, तो आपने पुट करा, मान लो a और b की कोई भी वैल्यू आपने ले ली, अपने हिसाब से अपनी मर्जी से ले ली यार। a और b आपसे क्या बोला गया है कि a और b जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, रैशनल नंबर होने चाहिए। तो कोई सा भी रैशनल नंबर उठा लो, हाँ कोई भी उठा लो, कोई जरूरी थोड़ा ना है। तो लेट सपोज आपने 2 और 3 उठा लिया, भाई 2 और 3 दोनों रैशनल नंबर होते हैं। अब आपने इसमें पुट करा रिलेशन में, तो 2 माइनस 3 कितना आया बेटा, 2 माइनस 3 माइनस का 1 आया, जो कि इंटीजर होता ही है ना। अब इसने मतलब ये तो बिलोंग कर रहा है, अब इसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए। तो 3 माइनस 2 किया अब आपने, तो क्या आया, +1 आया, वो भी तो इंटीजर ही है। तो यानी कि ये भी बिलोंग कर रहा था, तो इसका उल्टा भी बिलोंग कर रहा है। और जब ये दोनों बिलोंग करें तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है ना। तो बच्चे इसका सेकंड का आंसर हमने लिखा कि a और b जब बिलोंग कर रहा है r को, तो इम्प्लाइज दैट a माइनस b जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। आपने देखा भी भाई इंटीजर आएगा। सो इसका जब हम उल्टा करेंगे यानी कि b माइनस है, तो वो भी हमें इंटीजर ही मिल रहा है उल्टा करने पर, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब b और a भी बिलोंग कर गया r को। जब ये बिलोंग कर गया r को तो भाई सिमेट्रिक भी बात हमारी प्रूफ हो गई। तो इसको सिमेट्रिक रिलेशन कहते थे बेटा, सेकंड वाले को बताया था ना। और जो तीसरा है वो ट्रांजिटिव कहलाता है। खैर अभी उसकी बात करते हैं तीसरे वाले की। तो बेसिकली होता क्या है ट्रांजिटिव में, ए बी बिलोंग करता है, बी सी बिलोंग करता है, तो वो कहता है कि ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, इसको ट्रांजिटिव कहते हैं। बट फिर भी मैं पढ़ के बताऊंगा आपको एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। कहता है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो आप ये प्रूफ करो कि ए सी भी बिलोंग करेगा आर को, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो फिर से वही वाली बात है यार, देखो ना आपके पास ए बी सी इस बार 3 बातें हैं। अब आपसे ये तो बोल दिया कि ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं किसको, आर को, ए बी और बी सी, ठीक है। तो आपने ये प्रूफ करना है कि ए सी भी बिलोंग करेगा आर को, ये वाली बात आपने प्रूफ करनी। तो एक काम करो, ए बी सी की कोई 3 वैल्यू लेट करके देख लो यार अपने हिसाब से, जो कि ए बी सी क्या होना चाहिए आपको पता है, रैशनल होना चाहिए। तो चलो 1 2 3 लेट कर लूँ, भाई तीनों के तीनों रैशनल तो है, तीनों ही रैशनल है ना। तो चलो 1 2 3 ले लो। और मान लो कि मैंने रिलेशन में पुट करा इस वाले को, तो ए और बी कितना है, 1 और 2 है, तो 1 माइनस 2 किया, तो भैया कितना आया, माइनस का 1 आया, जो कि बिलोंग कर रहा है बिल्कुल जेड को, है ना। तो यानी कि पहली बात तो ये हमें गिवन ही थी और हमने उसको दिखा भी दिया कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। अब बी और सी लिया, बी और सी यानी कि 2 और 3 लिया, तो 2 माइनस 3 करूँगा यहाँ पे, तो भी आ रहा है -1, तो ये भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये बात भी प्रूफ होगी। अब इसने बोला ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। अब ए और सी क्या था, ए ना सी ये रहा, तो 1 माइनस 3 करूँगा नहीं करूँगा, तो कितना आएगा -2, तो भैया ये भी तो इंटीजर ही होता है, चेक कर लो। तो भैया हो तो गया प्रूफ, हो तो गया ना प्रूफ। हमने क्या बोला कि जब ये और ये बिलोंग कर रहा है तो ये भी तो बिलोंग कर रहा है ना, और जब ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो बात प्रूफ हो गई है। अब एनसीईआरटी ने इसका सॉल्यूशन क्या लिखा है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो भी है, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने इसका आंसर में क्या लिखा है वो देखिए। तो एनसीईआरटी ने बोला कि ए कॉमा बी जो है और बी कॉमा सी जो है, तो ये दोनों के दोनों आर को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। तो इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी, तो हमने देखा कि ए माइनस बी क्या होना चाहिए, जेड को बिलोंग करना चाहिए, और हमने देखा भी अभी जेड को बिलोंग कर रहा था। बी माइनस सी भी जेड को बिलोंग करना चाहिए, और वो कर भी रहा था। तो सो अब आप देखो ना, अब आप देखो कि ए माइनस सी मैं कैसे निकालूंगा, दोनों को प्लस करके तो निकालूंगा। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो ए माइनस सी आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को प्लस कर दूं, इनके जो रिलेशन बनेंगे। तो देखो ए माइनस बी ये रहा, बी माइनस सी रहा, अगर मैंने दोनों को प्लस किया तो बी से भी कट गया, ए माइनस सी तो बचेगा, तो ए माइनस सी को मैं ये लिख सकता हूँ। और मैंने देखा कि ए माइनस सी भी बिलोंग कर गया जेड को, तो इसका मतलब ए सी भी बिलोंग कर रहा है जेड को। तो बच्चे ये प्रूफ हो गया हमारा ट्रांजिटिव भी। और अगर किसी रिलेशन में तीनों चीज़ें एप्लीकेबल हो जाए तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं, तो हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे एग्जाम्पल नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि लेट एफ, एक एफ यानी कि एक फंक्शन है आपके पास, लिख लेते हैं एफ इज इक्वल टू 1, 1
2,3 कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है ना आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में 2,3 और 0, -1, -1, -3। ओके बस ठीक है। अब आपसे कहता है बी अ लीनियर फंक्शन। देखो अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल नंबर 18 में लीनियर फंक्शन का बताया था ना, कि लीनियर फंक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं y = mx + c, बताया था है ना, बिल्कुल बताया था, आपकी नॉलेज के लिए मैंने बोला था है ना। तो यहाँ पे ये इसने ये बोला कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन है तो कहीं ना कहीं इस शक्ल में होगा, है ना, पहली बात। तो कहते हैं कि बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम z * z, यानी कि ये z का z के साथ है, जो फंक्शन डिफाइंड हुआ है वो z टेंड्स टू z ही है ना, z टेंड्स टू z है। ओके अब आगे देखते हैं क्या कहता है। और इसके बाद बोला इसने फाइंड f(x). इसने सिंपली ये बोल दिया कि फाइंड करो आप f(x) को, यानी कि फंक्शन को फाइंड करो, भाई सीधी सी बात है। तो आप एक काम करो ना, आप सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करने को बोलिए वो इसी को लेट कर लो, लेट f be a linear function such that f(x) is equal to, भाई देखो y को ही तो f(x) कहते हैं, तो मैं लिख दूँ डायरेक्टली mx + c और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। ठीक है, अब 2 मिनट का जरा समय लूँगा मैं आपसे, 2 मिनट कह रहा हूँ, 2 सेकेंड बस, ज़्यादा से ज़्यादा इसको इरेज करना है क्योंकि हाँ। अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि भैया c और m कांस्टेंट होते हैं, बाकी y और x तो वेरिएबल होते हैं, आपको बताया अभी था। ठीक है, अगर ये वेरिएबल है, चलो मैं यहाँ पे y भी लिख दूँ इसके इक्वल टू है। तो अगर ये दोनों वेरिएबल है तो इसका मतलब x और y की वैल्यू नहीं निकालनी मेरे को, m और c मेरे को मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना, दैट्स इट। अब m और c निकालने के लिए मेरे पास इसका यूज़ करना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है भैया, अगर ये फंक्शन है और फंक्शन है तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो भी एलिमेंट हम जिसे कहते हैं, है ना, ऑर्डर्ड पेयर है, नहीं ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। मैं ये जानता हूँ ना कि भाई क्योंकि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन को मैंने ये माना है, तो भैया ये सब के सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स मैं x और y की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि सिंस वी नो दैट, या वी कैन से every ordered pair satisfy f(x) = mx + c, है ना। भाई जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं ये इनको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये सेटिस्फाई करेगा इस चीज़ को, ये कंफर्म होगी ये बात। तो अब अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो मैं भाई x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट कर सकता हूँ। सिमिलरली ये सारी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो खैर मेरे को सबकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एक दो से ही काम बन जाएगा मेरा। चलो देखते हैं। तो मैंने पहला ऑर्डर पेयर लिया, तो उसमें मैंने y की जगह क्या कहते हैं 1, भाई y की वैल्यू 1 है ना, क्योंकि f(x) मतलब y तो होता है, और इक्वल टू m, x की जगह भी 1 पुट किया प्लस c ऐसी ना। तो बेटा यहाँ पे कितना आ गया, 1 = m + c। चेक कर लो, ये एक इक्वेशन आ गई, है ना। अब ये तो पहले पॉइंट से था, ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब मैंने 2 और 3 डालना है, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो y की वैल्यू तो 3 आ गई और m x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, और प्लस c एज इट इज आ गया। ओके, तो ये हो गया आपका, इट मीन्स 3 = 2m + c। ये आपकी एक और इक्वेशन आ गई। वैसे तो देखो इसके आगे ज़रूरत ही नहीं है करने की, और इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं आपस में सॉल्व करूँगा तो मेरा m और c आ जाएगा, जो कि मुझे फाइंड करना है। बट एक काम करते हैं, और इजी तरीका है, आप इसको ना अपलोड करके, मतलब इसको ना पुट करके आप ये वाला पुट करो तो ज़्यादा बेटर है। देखो इससे डायरेक्ट आंसर आएगा। तो मैं ये तीसरा वाला पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो x की जगह तो 0 आएगा, लेकिन y की जगह -1 आएगा। तो m x की जगह आ गया 0 + c। देखो इससे फ़ायदा ये हुआ ना, c की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, क्योंकि m तो खत्म हो गया 0 से मल्टीप्लाई होकर। सो देयरफॉर वी कैन से c = -1।
है ना। तो हमें c मिल गया -1। अब मैं c को इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो m मिल जाएगा, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में पुट करते हैं। ओके, सो 1 इज इक्वल टू m प्लस माइनस -1 लिख दूँ। ओके, तो ये इधर आएगा तो कितना हो गया बेटा, -2 हो गया। डायरेक्ट लिख देता हूँ, सॉरी -2 नहीं, +2 होगा ना, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके, अब देखो c भी आ गया और m भी आ गया। अब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे तो हमारा आंसर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेंस रिक्वायर्ड फंक्शन बी f of x इज इक्वल टू m की वैल्यू 2x प्लस c की वैल्यू -1, तो 2x -1, ये आपका आंसर आ गया बेसिकली 2x -1। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर, बिल्कुल ठीक है 2x -1, ठीक है। और आई एम श्योर आपको ये समझ में भी आ गया होगा। देखते हैं बच्चों, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। कहते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू, तो फंक्शन आपको गिवन है x² प्लस 3x प्लस 5, x² प्लस 3x प्लस 5 होल अपॉन x² माइनस 5x प्लस 4, x² माइनस 5x प्लस 4। एक बार क्रॉस चेक कर ले, x² माइनस 5x प्लस 4, बिल्कुल ठीक है। बस इसकी डोमेन निकालने। देखो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यार क्वेश्चन सीखने से अच्छा है कि आप कॉन्सेप्चुअल थोड़े से पढ़ाई करें, है ना। तो देखो अब बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो ये एक रैशनल फंक्शन है, इट इज़ अ रैशनल फंक्शन। और रैशनल फंक्शन में हमने ये देखा था कि फंक्शन डिफाइंड होता है, हर एक पॉइंट पे डिफाइंड होता है, बट रैशनल फंक्शन आप किस फॉर्म में देखते हो, इसी फॉर्म में ना देखते हो f of x अपॉन में g of x, है ना। तो बट g of x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो फंक्शन डिफाइंड होगा, हर एक पॉइंट पे होगा। तो यानी कि जो इसकी डोमेन आपसे मांगी गई है, तो डोमेन के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी रियल वैल्यू सारी की सारी इसकी डोमेन होगी, लेकिन मैं उन पॉइंट को देख लूँ जहाँ पे g of x 0 हो रहा होगा, उसको हटा के। बात समझ में आ गई। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि जो आपसे मांगा गया था डोमेन, उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि भैया इसकी क्या कहते हैं, जो जिससे इसका डिनोमिनेटर 0 बन रहा है उसको हटा के सारी की सारी डोमेन, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल पुट कर देता हूँ इसके डिनोमिनेटर को, क्या चीज 0। भाई मैं इसको 0 से इक्वेट करा देता हूँ और x की वैल्यू निकाल लेता हूँ जिसपे ये 0 दे रहा है मेरे को, और वो वैल्यू फिर मैं हटा दूंगा, है ना। बात समझ गए ना। तो बहुत इजी है। अब देखो इसको सॉल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, मिडिल टर्म स्प्लिट आप जानते ही हो भाई। 4 से +4 से 5 लाना, तो 4 एकम 4 से आ जाएगा भाई, और दोनों माइनस ले लो। तो भैया क्या आ गया, x -4 और x -1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x की एक वैल्यू 4 आ गई और दूसरी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो ये आ गई। अब यानी कि अगर ये 4 और 1 वैल्यू यहाँ पे ना होती, है ना, मतलब अगर ये वैल्यू को हटा दिया जाए तो ये फंक्शन 0 नहीं बन सकता, क्योंकि जिससे 0 बन रहा था वो ये वैल्यू है। अब अगर आपको यकीन है तो 4 पुट करके देखो इसमें, भाई देखो ना, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 4 पंजे 20 माइनस का और प्लस 4, 16 4 20, 20 माइनस 20 0। आप 1 पुट करके देख लो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 1 5 और प्लस 4, 4 1 5, 5 माइनस 5 0। तो इन दोनों वैल्यू से ही तो ये 0 बन रहा है। अगर ये दोनों वैल्यू मेरे डोमेन में नहीं होंगी तो इसका मतलब मेरा फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा, और जब फंक्शन डिफाइंड होगा तो उसी को तो डोमेन कहेंगे। तो भैया डोमेन किसको कहते हैं, जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड होता है उसको डोमेन कहते हैं। तो कहने का मतलब सभी रियल वैल्यू पे कोई भी रैशनल फंक्शन डिफाइंड होता है, लेकिन एक्सेप्ट दोज वैल्यू जिससे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो उसको हटा दो, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हैंस डोमेन ऑफ f क्या होगा, इक्वल टू r यानी कि रियल वैल्यू सारी की सारी, ठीक है, एक्सेप्ट रियल वैल्यू में से किसको हटा के बेटा, 1 और 4 को हटा के, तो 1, 4 को हटा के, ठीक है बच्चे। तो ये आपकी आ गई डोमेन, है ना। सारी की सारी पे था ना बेटा, बस इनको हटा के, तो इनको हटा दिया। तो चलो बच्चे आगे देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है, आई थिंक सो इसको लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 22, सेम पेज पे 45 NCERT में। कहते हैं द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू
देखो एक फंक्शन आपको कुछ इस तरीके से गिवन है कि 1 माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, एक्स इज लेस देन 0, 1 माइनस एक्स है ना, और 1 है जब एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 0 पे फंक्शन 1 है, और x प्लस 1 जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 1 प्लस एक्स नहीं सॉरी x प्लस 1 लिखा है, खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 प्लस एक्स या x प्लस 1, ठीक है, बट जैसा क्वेश्चन दे रखा था मैंने सेम लिखने की कोशिश की है। अब आपसे कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, सिर्फ आपसे इसका ग्राफ ड्रॉ करने को बोला है और कुछ नहीं, और बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको मैं दिखा दूँ, चलो छोड़ो, ध्यान से बाद में देखना, आप लोग वैसे ही बहुत समझ पा रहा हूँ, मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, आप उसी पे ध्यान दें। ओके, अब देखियो सिंपल सी बात है, जब x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 यहीं पे है ना भैया, तो उस पे y 1 है, अब मान लो y समवेयर यहाँ पे 1 है, तो यानी कि पॉइंट ये आ गया, पहला पॉइंट है ना, ठीक है। अब x की वैल्यू जब 0 से छोटी है, 0 से छोटी कहाँ पे होती है, इस तरफ नेगेटिव होती है, तो फंक्शन आपने ये लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने x की वैल्यू को, मैं भाई देखो ना, पॉइंट एक दो पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैं पुट कर रहा हूँ आपके लिए फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके लिए 1 माइनस एक्स, कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तब, तो इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब x की वैल्यू 0 से छोटी पुट करूँगा ना भाई, जब छोटी बोली है तो छोटी मैंने पुट करी, लेट सपोज छोटी मैं -1 पुट कर दी, तो पुट किया मैंने x को -1, तो मैंने देखा कि जब मैंने -1 पुट किया तो f ऑफ -1 रखने पर कितना आया, देखो 1 माइनस -1, भैया ये 0 नहीं आ जाएगा, आप चेक करो, 1 और -1 नहीं 0 नहीं सॉरी 2 आ जाएगा प्लस का, है ना, तो प्लस का 2 आ गए, तो एक पॉइंट ये मिल गया, एक और निकालता हूँ, एटलीस्ट 2 पॉइंट मिल जाए तो अच्छी बात है। तो अब मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू को -2, तो इस बार -2 पुट करके देखते हैं, तो f ऑफ -2 पुट करा तो 1 माइनस -2, देखो ना माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 आ जाएगा, चेक कर लो भाई, 2 और 3 ही तो होगा। ओके, तो चलो इस पॉइंट को भी प्लॉट करते हैं पहले, है, तो x की वैल्यू जब मैंने -1 ली, -1 समवेयर यहाँ पे होगी बेटा, तो y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू 2 आई, चेक करो भाई, y की वैल्यू है ना ये, तो y की वैल्यू मान लो कि 2 यहाँ पे होगी, तो इन दोनों के सामने पॉइंट कुछ समवेयर यहाँ पे आ रहा होगा बेटा, है ना। ओके, अब एक पॉइंट और लेते हैं, तो x की वैल्यू जब आपने -2 ली थी, -2 समवेयर कहीं यहाँ पे होगी, है ना, तो y की वैल्यू +3 आएगी, आप +3 कहीं यहाँ पे होगी, भाई देखो ना, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, तो आपका जो पॉइंट आएगा 2 लेने पर वो 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है यानी कि पॉइंट यहाँ पे होगा, और आप देख भी सकते हो कि जो आपका ग्राफ बन रहा है वो कुछ बिल्कुल कट टू कट बन रहा है, लेकिन ये जो लाइन गई है किस ग्राफ की लाइन गई है, ये किस वाले ग्राफ की लाइन गई है ना, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है 1 माइनस एक्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इस पे तो मैंने प्लॉट कर ही दिया, अब इसकी बारी है ना, ऑल्सो ऑल्दो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, लेकिन कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब। तो चलिए ठीक है, इस पे देखते हैं, और 0 से बड़ी यानी कि हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना, तो चलो यहाँ पे भी मैं कुछ मार्क कर देता हूँ, 2-3 पॉइंट 1 और 2। अब मैंने पुट किया है यहाँ पे, लेट सपोज x की वैल्यू को +1, वही पुट कर लेता हूँ 1 और 2, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया 1 पुट करने पर, देखेंगे भाई, देखो ना फंक्शन ये है ना, तो 1 + 1 यानी कि 2 आएगा। ओके, अब दूसरा पॉइंट निकालता हूँ मैं, पुट किया मैंने x की वैल्यू को 2, एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है देखते हैं, 1 + 2 सॉरी x की जगह तो 2 आ गया ना, और +1 एज इट इज यानी कि 3 आ गया। अब देखते हैं भाई, x की वैल्यू 1 पे y आया था, x की वैल्यू 1 पे y आया है 2, यानी कि पॉइंट कहीं पे यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल इसके सिमेट्रिकल आ रहा है ना, और 2 पे आ रहा है 3, तो 2 पे बिल्कुल इसके सिमेट्रिकल यानी कि यहाँ पे आ रहा है ना, इसके सिमेट्रिकल। ओके, तो इसका कुछ ऐसे से बन गया ग्राफ है। अब इसका फंक्शन क्या था बेटा, इसका फंक्शन था x + 1, और बस आपसे ग्राफ ही मांगा था इसका, है ना, और तो कुछ मांगा नहीं था। लेकिन फिर भी अगर इसकी डोमेन वगैरह की बात होती तो देखो आप खुद देख सकते हो कि बेटा जो इसकी डोमेन है ना बेसिकली वो सारी की सारी रियल वैल्यू है, क्योंकि x से छोटी भी है, x के बराबर भी है, और मतलब 0 से छोटी भी है, 0 के बराबर भी है, और 0 से बड़ी भी है, तो सारी रियल वैल्यू है। और इसकी रेंज की अगर मैं बात करूँ तो आपने रेंज नोटिस की होगी कि 1 से ऊपर की रेंज है, क्योंकि y को ही तो इसकी रेंज कहते हैं, तो 1 से ऊपर रेंज आ रही है, आप देख सकते हैं, ग्राफ को देख के भी पता लग सकता है।
है ना, 1 से ऊपर ऊपर। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक थी, सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं इसमें, और अगली क्लास में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। और बस अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय। और एक बार ट्राई जरूर करें मिसलेनियस एक्सरसाइज ना सेल्फ। चलो बाय, मिलते हैं बच्चों को।